नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सत्रजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार। आज का पहला खबर, दीपोत्सव 2025 में रचा अयोध्या नगरी ने नया रिकॉर्ड। 26 लाख दियों की चमक से जगमगा उठा सरयू तट। 2128 लोगों ने लिया आरती में भाग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में भगवान श्री राम और माता सीता के प्रतीकात्मक रूपों का राज्याभिषेक कर 9वें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया। पूजा अर्चना और विशेष कार्यक्रम के बाद उन्होंने दीपोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तो उसका उद्देश्य दुनिया को दिखाना था कि असली दीपोत्सव कैसा होता है। सरयू तट पर राम की पैड़ी पर आयोजित इस भव्य अवसर पर शानदार लेजर लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया गया। दियो और रंग बिरंगी रोशनी से सजा घाट भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा था। इस वर्ष दीपोत्सव समारोह के दौरान 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए गए। एक साथ 26,17,215 दीप प्रज्वलित किए गए और 2,128 लोगों ने एक साथ सरयू आरती में भाग लिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने ड्रोन के माध्यम से दीपों की गणना की पुष्टि की और इसे आधिकारिक रूप से दर्ज किया। नंबर 2 पर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तिथि जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने अब इस किस्त की तिथि जारी कर दी है, जिससे देश भर के करोड़ों किसानों में खुशी की लहर है। इस बार सरकार ने साफ किया है कि एलिजिबल किसानों को 2,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगी। जिस किसानों ने ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें यह राशि सबसे पहले प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य में चलाई गई थी, जिसमें हर साल 3 किस्तों के रूप में 6,000 की राशि दी जाती है। भारतीय किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख घोषित हो चुका है। भारत सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तिथि अक्टूबर 2025 के अंत तक तय कर दी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस बार भुगतान 27 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। जो किसान अपने आधार कार्ड और बैंक खाते को पीएम किसान पोर्टल से लिंक कर चुके हैं, उन्हें सबसे पहले भुगतान मिलेगा। यदि किसी किसान का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जान सकते हैं। केंद्र सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए की गई है। नंबर 3 पर ओडिशा सरकार पंचायतों को सेवा और आत्मनिर्भरता का सच्चा केंद्र मानने के लिए प्रतिबद्ध। रवि नायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 471 नए ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी है और अंत्योदय कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ किया है। राज्य के पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रवि नायक ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने इसे जमीन स्तर पर शासन और ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। मंत्री नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मांझी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार गांवों को सशक्त बनाने और पंचायतों को सेवा और आत्मनिर्भरता का सच्चा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नए पंचायत भवन को ग्रामीण नागरिकों के लिए एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जहां कल्याणकारी योजनाओं, बैठकों और सामुदायिक पहलों को सुविधाजनक बनाया जाएगा। नायक ने आगे कहा कि ये पंचायत भवन जन भागीदारी और पारदर्शी शासन के प्रतीक होंगे। नायक ने अंत्योदय पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार की सबसे गरीब लोगों के उत्थान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए हमारे लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी परिवार पीछे ना छूटे। 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों की पहचान की जा रही है और जो पहले वंचित रह गए थे उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। नंबर 4 पर भारत का गर्व AMCA 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट, जिससे कांप उठेगी दुश्मन की रूह। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA एक अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना IAF और नौसैनिक के लिए विकसित किया जा रहा है। यह विमान भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे सैन्य ताकतों की
कतार में खड़ा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए और डीआरडीओ के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जिससे भारत की विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम होगी। नंबर 5 पर, तो अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, अफगान मंत्री की शहबाज मुनीर को सख्त चेतावनी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था, तभी दोहा बैठक में सीज फायर का ऐलान हो गया। इस बीच तालिबान के उप मुख्यमंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने पाक आर्मी को आक्रमणकारी घोषित कर दिया तो उन्हें भारतीय सीमा तक खदेड़ देंगे। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार ओमरी ने पाकिस्तान सेना को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अफगान जनजातीय और राष्ट्र एक बार आपको धार्मिक आदेश द्वारा आक्रमणकारी घोषित कर देते हैं तो अल्लाह की कसम खाता हूं कि आपको भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। मौलवी मोहम्मद नबी ओमरी ने इलाहाबाद के नागरिकों और सैन्य नेतृत्व की तीखी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन हर काम दूसरों की इच्छा के अनुसार करता है। अपने हाल ही में शहबाज शरीफ का ट्रंप से चापलूसी भरे लहजे में बात करते हुए वीडियो देखा होगा। ओमरी ने संभावित क्षेत्रीय दावों का भी संकेत दिया और कहा कि मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि डूरंड रेखा के पार के क्षेत्र जो अभी अफगानिस्तान द्वारा खो दिए गए थे वो आखिरकार अफगान क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। नंबर 6 पर, गणतंत्र दिवस पर हो सकती है नक्सल मुक्त भारत की घोषणा, सरकार ने कर ली है तैयारी। माओवादियों के शीर्ष नेताओं समेत बड़ी संख्या में कैडर के समर्पण के बाद केंद्र सरकार 26 जनवरी 2026 को माओवाद मुक्त भारत की घोषणा कर सकती है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगी सुरक्षा एजेंसियों उसे संभव बनाने की कोशिश में जुट गई है। ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद मुक्त भारत के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर रखी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अगले 1 से 2 महीने में बाकी बचे नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराए जाने या फिर समर्पण की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में माओवाद मुक्त भारत के ऐलान के लिए 31 मार्च तक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7 पर, योजनाओं के नाम हिंदी में रखने पर स्टालिन ने उठाया सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन की अहंकार वाली टिप्पणी के लिए रविवार 19 अक्टूबर 2025 को उन पर पलटवार किया। स्टालिन ने हिंदी भाषा में योजनाओं के नाम रखने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। स्टालिन के इस सवाल पर के भ्रष्ट करार दिए गए लोग भाजपा में शामिल होने के बाद अचानक कैसे पाक साफ हो जाते हैं। भाजपा ने कहा कि नौकरी के बदले नौकरी घोटाले में कथित रूप से शामिल पूर्व मंत्री बी मैथिल बालाजी द्रुमुख में है। लिहाज मुख्यमंत्री को वास्तव में खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि स्टालिन ने भाजपा से कई सवाल पूछे हैं और जवाब मांगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मैं उनके सवालों का विस्तार से जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री ने पूछा था कि सभी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं और कानूनों का नाम केवल हिंदी व संस्कृत में रखना क्या अहंकार नहीं है? इस पर तिरुपति ने कहा, अगर आप यह सवाल बिना यह जाने पूछ रहे हैं कि देश की आधिकारिक भाषा हिंदी है तो यह आपकी अज्ञानता है। अगर आप जानबूझकर पूछ रहे हैं तो यह आपका अहंकार है। स्टालिन के इस सवाल पर भी तिरुपति ने पलटवार किया कि केंद्रीय मंत्री खुद अवैज्ञानिक अंधविश्वास फैलाकर आबादी कम करने की बात क्यों कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिंदू धर्म सनातन धर्म का उपहास करके बहुसंख्यक लोगों की आस्था के बारे में जहर क्यों उगल रहे हैं? क्या यह अल्पसंख्यक वोटों की चाहत में किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या यह शर्मनाक नहीं है? मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर भी भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष शासित राज्यों में भ्रम पैदा करने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जब आप विपक्ष में थे तो राज्यपाल से बार बार मिलकर आप क्या हासिल करना चाहते थे? जो आप हासिल करना चाहते थे वो हम क्यों ना हासिल करें। नंबर 8 पर, जुबिन गर्ग की याद में आंखें आज भी है नम, 1 महीने बाद भी नहीं सुलझी सिंगर की मौत की गुत्थी।
असम के जाने माने गायक एवं गीतकार जुबिन गर्ग की मृत्यु के 1 महीने बीतने पर रविवार को उनके परिवार के सदस्य एक बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गायक की मौत के 1 महीने बाद भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। जुबिन की पत्नी गरिमा ने कहा कि परिवार और राज्य के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर विश्वास जताया। गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनपुर में जुबिन के अंतिम संस्कार स्थल पर रविवार सुबह से ही सैकड़ों लोग अपने प्रिय गायक संगीतकार को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। जुबिन के प्रशंसक और दोस्त भी शहर के कहिलपारा इलाके में स्थित उनके आवास और चिड़ियाघर मार्ग वाले इलाके में स्थित उनके स्टूडियो में पहुंचे। राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी CID का 10 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT जुबिन की मौत के मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नंबर 9 पर यशस्वी जायसवाल की चमकी किस्मत, खेलेंगे एडिलेड में होने वाला दूसरा ODI। इस बल्लेबाज की खाएंगे जगह। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेल रही टीम इंडिया दूसरे वनडे के लिए अपने प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की किस्मत चमक सकती है और उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। इस युवा सलामी बल्लेबाज के पास बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका होगा। उनके शामिल होने का मतलब है कि वह प्लेइंग 11 में एक और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की जगह लेंगे। जायसवाल की हालिया फॉर्म और आक्रामक बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। नंबर 10 पर 20, 21, 22, 23, 24, 25 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी, IMD अलर्ट। देश में कई राज्यों में मौसम फिर एक बार करवटें ले रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल कर्नाटक तटों से दूर लक्षद्वीप क्षेत्र में एक स्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो प्रेशर में और तीव्र होने की संभावनाएं हैं। इसके असर के कारण अगले 7 दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।